दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है जो स्टडी से रिलेटेड नॉलेज और पैशन प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है स्टडी से रिलेटेड स्टडी का चैनल स्टडी विद हर्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला था कि कैसे हमें क्वेश्चंस के पैटर्न को डिवाइड करना है अभी तक हमने जितना पढ़ा है। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा है, क्वेश्चंस के पैटर्न को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में हम नॉर्मल वीडियोस बनाएंगे, उसमें हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा हमने पार्ट लिया है उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चंस देंगे। जो पहला पार्ट है उसमें हम किन किन सोर्सेज से क्वेश्चन लेंगे, आपकी नॉर्मल जो एक्सरसाइजेज हैं उससे, वहाँ हम क्वेश्चंस भी देंगे, आंसर्स भी वहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, NCERT एग्जाम्पल्स से और एग्जाम्पल्स से। ये वहाँ हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम वहाँ लगाएंगे। बात आती है सेकंड पार्ट में, हम शॉर्ट वीडियोस करेंगे और शॉर्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही मिलेंगे, वहाँ हम आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, ये शॉर्ट वीडियो जो है इसमें क्वेश्चंस कहाँ किस सोर्स से होंगे, कहाँ से होंगे, यस, ये आपके CBSE क्लास 12 रिलेटेड बोर्ड एग्जाम से होंगे। ठीक है, वहाँ के क्वेश्चंस हम 2010 से लेकर 2020 तक पूछेंगे आपसे। और अगर आपको बनता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और अगर नहीं बनता है तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इसके भी आंसर्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर होती है बात? तो ये था हमारे क्वेश्चंस का पैटर्न। तो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक पहले चैप्टर बता देते हैं। चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट जिसने नहीं देखा है तो मेरी राय है प्लीज़ पार्ट फर्स्ट देख के आ जाइए। पार्ट फर्स्ट अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे जाइए और टाइप कीजिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय स्टडी विद हर्ष, या पार्ट फर्स्ट भी लिख सकते हैं, आपको दोनों पार्ट मिलेंगे। अब ये लेक्चर तो पब्लिश होने ही वाला है, इसलिए तो क्लियर होगी ना बात। तो पहले आप वो वाला पार्ट देख लीजिए, आपको पहले समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस पार्ट में, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो मेरा तो एक आपसे सलाह है कि प्लीज़ जाइए और उसको देख लीजिए। हाँ, तो आज इसका पार्ट 2 है। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, ठीक है, और उसमें लिखिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हर एक पॉइंट को पॉइंट कीजिए, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So, relation between electric field and electric potential part 2। अब देखो, पार्ट फर्स्ट में हमने यहाँ से कहानी ख़त्म की थी, क्या था, ES इज इक्वल्स टू -dV/ds लिखा था यही। अब भाई ये ES क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DS। dV क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण, और DS क्या है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, जब हमने उस टेस्ट चार्ज को P से Q ले गए तब एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट डेवलप हुई, इसी को हमने बोला डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? बस ये इसका पूरा मतलब मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसके बीच में जो रिलेशन है ये कब लिखी जा सकती है, ये रिलेशन जो है ये कब लिखी जा सकती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या हो, थीटा हो, तब ये लिखी जा सकती है। मान लो हमें पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, फिर क्या करेंगे। मतलब पता नहीं, मतलब कि अब वो हो सकता है थीटा हो सकता है 90 - थीटा हो सकता है 180 हो, कुछ भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं है। हम एक जर्नल केस लेना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये जो रिलेशन है ये वैलिड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कुछ समय बाद पता चल जाएगा। तो मिटा रहे हैं। तो अब देखते हैं जर्नल केस, जब हमें पता ही नहीं है कि E और DS के बीच में एंगल क्या है। ठीक है, मिटा दें। तो जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने देखा था कि जो आपका एक्सटर्नल वर्क है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क या इलेक्ट्रिक वर्क, ये देखा था। और क्यों नेगेटिव लगा था वो भी मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया था। अच्छा, एक्सटर्नल वर्क क्या आया था हमारा, Q0 E। अब देखो
ई डी एस कॉस थीटा था, लेकिन अब हमें पता ही नहीं है कि कॉस के साथ क्या एंगल लगेगा, तो हम क्या करें, तो उस डॉट को रिप्लेस ही मत करो, तो वो एंगल भी नहीं लगेगा। समझ रहे हो, डॉट को रिप्लेस ही मत करो, एंगल ही नहीं लगेगा, तो ई डॉट ही रहेगा डी एस। अब हमें पता ही नहीं है एंगल क्या, तो हम एंगल लगाना ही नहीं चाह रहे, तो हमने डॉट को रिप्लेस ही नहीं किया। डी एस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वर्क क्या था हमारा, क्यू नॉट वी डी वी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें एंगल स्पेसिफाई ना दिया हो, मतलब अगर एंगल ना बताया हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन आएगा। पार्ट फर्स्ट में हमने ये देखा था कि अगर एंगल थीटा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन आया, वो अब भी हमने लिखा था ऊपर। अब जब हमें थीटा पता ही नहीं, मतलब एंगल पता ही नहीं है क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो फिर क्या रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, वो निकालना है आज हमें। समझ गए, बस यही हमारा एम है। तो ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू माइनस डी वी। तो डी वी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, दैट इज माइनस ई डॉट डी एस। ये आई, ये एक फेमस रिलेशन है, आप देख सकते हो, ये भी एक फेमस रिलेशन है जो लिखी रहती है बुक्स में, आप इसे भी याद कर सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, अब हमारा एम क्या है, यहाँ एम कहीं आजू बाजू लिख लो। हमारा एम है टू फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना। अब कैसे करें, बताओ क्या करें। मैंने क्या किया, अब अच्छे से, अब ध्यान से एकदम, ये तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आए, अब ध्यान से, अब हमको यहाँ से देखना है, शुरू करना है, इसलिए फिर से कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अब हम क्या लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। कुछ लोग तो सुनते से ही खत्म हो गए होंगे, कार्टेशियन फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कंपोनेंट्स लिखेंगे एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस में। तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो डंडे लगा दो वेक्टर क्वांटिटी के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। ऐसे मैं डिस्प्लेसमेंट का लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का लिख देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एस का एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो आपको सबको पता ही है, हम क्लास 11th से पढ़ते ही आ रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म्स, ठीक है, ये तो क्लैरिटी है, वेरी गुड। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो। यार हमें तो चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर रहे हो। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ रखो, उसको वहाँ ले जाओ। बेटा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ डॉट लगा है। अगर चाहो ना, आप लोग क्या, कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे, आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सिंपली यहाँ से मिल रही है, माइनस डी वी अपॉन डी एस। ये तो पिछले बार जैसा हुआ। अरे ये डॉट को तो हटाना पड़ेगा ना, ये डॉट तो अभी नहीं जाने वाला। पिछली बार तो अपने पास एंगल थीटा था तो कॉस थीटा लग गया सिंपली, लेकिन यहाँ तो अपने पास एंगल है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है। ये तो जनरल केस है, तो यहाँ हम कैसे ये लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। वो तो हर बार गिरना ही है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ये अगर आप इसके हिसाब से लिख रहे हो तो ये रॉन्ग है, प्योर रॉन्ग है, क्योंकि डॉट को कौन रिप्लेस करेगा, कोई नहीं। समझ रहे हो। तो अब इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हमने इतने तत्कड़म किए हैं। अच्छा, तो आप कुछ लोग समझ गए होंगे, वेरी गुड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, मिटा दें। तो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एस। डी वी इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू क्या आई थी, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। माइनस का साइन बाहर, डॉट डी एस था, एस में सब एस के अंदर हमने डी मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यहाँ तक क्लियर। अब आपको स्केलर प्रोडक्ट तो करना आता ही होगा, हमने क्लास 11th में पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो क्लास 12th में तो हमारा वेक्टर अलजेब्रा है ही, जिसमें हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आई डॉट आई 1, ई एक्स डी एक्स लिख दो प्लस जे डॉट जे 1, तो क्या बचा, ई वाई डी वाई प्लस, या माइनस का साइन बाहर है, माइनस का साइन बाहर है,
के डॉट के 1, तो क्या बचा ई जेड डी जेड। ये लो, यहाँ तक क्लियर। यार चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये क्या आ रहा है? हाँ, यहाँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। भैया याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब डी एस गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं मानता हूँ। अब क्या करना है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? एक काम करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड, समझ रहे हो? दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही करते हैं ना पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो वेरी गुड। पार्शियल डिफरेंशिएशन, अरे यार डेल्टा ही है, डेल्टा डेल भी बोलते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं बनता है तो जाइए कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, ठीक है? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस, हाँ तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोनों तरफ, सो dy 0 और dz 0। ये बात क्लियर होती, मतलब बचा क्या ये, और यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो तो dx कट जाएगा, ठीक है? बस तो बच गया, वो लिख दो, तो बचा सिर्फ ex। तो ये आपके पास ex की वैल्यू आई। अब ऐसे ही इसी इक्वेशन को पकड़ो, फिर क्या करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो x का, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो y का बोथ द साइड्स। तो यहाँ जो आपका dx और dz है वो 0 हो जाएगा। तो ey की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ इसकी वैल्यू ey की वैल्यू हो जाएगी माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ऐसे ही ez की वैल्यू मिल जाएगी। ez की वैल्यू कैसे मिलेगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो z का, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू z कर दो बोथ द साइड्स। सो यहाँ dx और dy 0 हो जाएंगे। तो ez की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन भी विथ रिस्पेक्ट टू z। तो इससे हमें क्या, हमने ex, ey और z की वैल्यू क्यों निकाल ली है, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? अब ये सब मिटाने जा रहा हूँ, अब फ़ायदा देखना। आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से मतलब है ना, वही निकाल के दिखाते हैं, और वहीं से हमें रिलेशन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। मिटा दे सब, वेरी गुड। ये लो, मिटा गया। अब लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, याद है? याद होनी चाहिए। तो हम बता देते हैं ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। बस ex, ey, ez की वैल्यू पुट कर दो, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, मतलब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन एंगल इज नॉट स्पेसिफाइड। तो ex की वैल्यू क्या थी, पार्शियल डिफरेंशिएशन v विथ रिस्पेक्ट टू x i कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ey की वैल्यू क्या थी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y j कैप माइनस ez की वैल्यू क्या थी, पार्शियल डिफरेंशिएशन v विथ रिस्पेक्ट टू z k कैप। नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा, वो ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x i कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y j कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z k कैप। ये लो, ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन एंगल इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब हमें पता ना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, थीटा है 90 माइनस थीटा 180 है, जो है हमें नहीं पता, ठीक। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आएगी वो ये है, समझ रहे हो? ये लेकिन सारे, ये कार्टेशियन कंपोनेंट के लिए सारे कंपोनेंट, क्या हम ऐसा कोई जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, वो ऐसे लिख लो, E इज इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू S। ये लो, ES इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू S। ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
एक्स वाई जेड सारे कंपोनेंट्स के लिए लिखना है तो भैया ये याद रखो, ठीक है, यही था। तो ये तो क्लियर हो गया ना। जब हमें एंगल स्पेसिफाई ना हो तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं वो मैंने आपको निकाल के बता दिया। अब एक आज छोटा सा टॉपिक और आपको इससे बहुत नॉलेज मिलने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ा ना आता है, कोई आपसे ऐसे थोड़ा ना पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताओ, ऐसे थोड़ा ना पूछते हैं एग्ज़ाम में। वो पूछते कुछ अलग तरीके से, होता यही है लेकिन पूछते कुछ अलग तरीके से, और वो मेरे को आज आपको बताना। और उसी से रिलेटेड आज आपको एक नई टर्म पता चलेगी जिसका नाम आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। चलो, तो वो नई टर्म क्या है और कैसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वो बताते हैं। वो पूछता है ऐसे, ये जो टर्म दिख रही है ये क्या है? ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो टर्म दिख रही है, नेगेटिव को अगर छोड़ दें, नेगेटिव साइन को अगर छोड़ दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ dv अपॉन ds जो दिख रहा है दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ऐसे क्वेश्चन बनता है कि वाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप लोग बोलोगे ये क्या है? अरे यही तो क्वेश्चन आता है और सेम टू सेम वही डेरिवेशन करनी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक, पार्ट फर्स्ट में वो सेम टू सेम फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, जो मैंने आपको बोला था नई टर्म पता चलने वाली वो यही है। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है सुन लो। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट अ गिवन पॉइंट। बस सिंपल लिख दें, चलो लिख देते हैं। यार आप ये चीज़ तो समझ गए होगे, या नहीं भी समझोगे तो बता दूंगा। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? एक मिनट, शायद फ्लक्चुएशन हुआ। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, कोई बताएगा? ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, क्या दर्शाना चाहता है? ये दर्शा रहा है, लिखना, ये रट लो कंठस्थ। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मतलब के साथ डिक्रीज करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। समझ रहे हो? मतलब बताते हैं, अभी इसको रोको। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के द्वारा बनाए जा रहे हैं। अच्छा, आपको पता है किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है या अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस अज्यूम। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमेशा मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं, ए बी सी। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ होगा? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। जल्दी इसके हिसाब से, जल्दी 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 इसके हिसाब से। वेरी गुड, पॉइंट ए पर, फिर उसके बाद पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो याद रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, या यूनिफॉर्म लिख लेना प्लीज। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ घटता है।
समझ गए? मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डायग्राम के हिसाब से कहाँ होगा? पॉइंट ए पर, फिर पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर। ऐसा क्यों? चलो, इस पॉइंट चार्ज से ए का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R1, इस पॉइंट चार्ज से बी का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R2 और इस पॉइंट चार्ज से सी का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R3। V इज हमने पढ़ा है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है? वो होता है V इज इक्वल्स टू Q बाय 4πε0 इंटू R। और यहाँ हम इस रिलेशन से क्लियर देख सकते हैं कि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। क्लियर? मतलब R जितना ज़्यादा V उतना कम। ये बात भी क्लियर है। अब देखो, आप मुझे बताओ, क्या R3 R2 से बड़ा है? बिल्कुल है। और R2 R1 से बड़ा, मतलब सबसे छोटा कौन है? R1। तो जितना छोटा R उतना बड़ा V। जितना बड़ा R मतलब जितना बड़ा डिस्टेंस चार्ज से पॉइंट के बीच का, उतना बड़ा उतना छोटा V। मतलब सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा? A पर, उसके बाद B पर, उसके बाद C पर। तो V1 इज़ ग्रेटर देन V2 इज़ ग्रेटर देन V3। बस समझ गए? ये वाला कंसेप्ट समझ गए ना? वेरी गुड। तो अगर समझ गए तो अब भी लाइक का बटन ठोक दो यार, मिटा दें। वेरी गुड। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है उसको भी हम समझा देते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ नहीं है, जो अभी मैंने समझाया सेम टू सेम वही है। बस ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से पोटेंशियल क्यों डिक्रीज करता है। यस, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों डिक्रीज कर रहा है। बस यही तो था। लिख लो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय clear? Magnitude of electric field is given by change in magnitude of electric potential per unit displacement normal to equipotential surface at a given point. Clear? यही था पोटेंशियल ग्रेडियंट और ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। हुई बात क्लियर? तो यही था आज का एक अच्छा सा मज़ेदार सा लेक्चर। अब आपको पता है इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो रेडी रहना क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आज का लेक्चर, आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।